गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड RHS BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर के बारे में, जिसका पेपर कल 9 तारीख को है, 9 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं वो ऐसे बोल सकते हैं हम एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम की बेसिस से और एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों से ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये, और क्या है कि जो मैंने क्वेश्चंस हैं ये कुछ ऐसे पेपरों से भी लिए हैं कि जिनसे मोस्ट ऑफ क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम वही हमारे सेमेस्टर पैटर्न पर चलते हैं। लॉन्ग इजी क्वेश्चन के बारे में हम पहले से जानते हैं कि जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि लॉन्ग इजी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अबाउट द ESRD। ESRD क्या होता है आपने पढ़ा होगा ESRD के बारे में, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ESRD पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ESRD अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे स्किप करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना है। सेकंड, इसका जो पॉइंट आता है वो आता है एन्यूमरेट द एटियोलॉजिकल फैक्टर, टाइप्स एंड पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। एटियोलॉजिकल फैक्टर अलग होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बताना है, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताना है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में भी इसमें हमें डिस्क्राइब करना है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक मेजर्स और सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। जो इसके कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है उसके हिसाब से हमें सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट इसका बनाना है कि इसके अंदर कौन कौन सी सर्जरियाँ होती हैं, किस किस बेसिस के हिसाब से इसमें मेडिकल इसका मैनेजमेंट होता है, वो हमें सब इसके अंदर लिखना है। अगला पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो पॉइंट आता है प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान बेस्ड ऑन ए पेशेंट प्रायोरिटीज़ ऑफ द ESRD। ESRD अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पढ़कर ज़रूर जाइएगा, बिकॉज़ आपके बहुत काम आएगा और पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। 99% चांसेस हैं ESRD से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 नामों से जाना जाता है, अपने आप में बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट CVA। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में डिफाइन CVA सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट एंड डिस्कस द एटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक मेजर्स। इसके डायग्नोस्टिक मेजर्स के बारे में बात करनी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, स्किप करना तो इसका मतलब ये है कि आप अब पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस करने जा रहे हो। सेकंड, अगर मैं इसके क्वेश्चन के बारे में बात करूँ B पॉइंट के बारे में, तो वो आता है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। एंड इसके अगर C पॉइंट के बारे में बात की जाए तो C पॉइंट प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान ऑफ द CVA के नर्सिंग केयर प्लान के बारे में हमें इसमें बताना है। CVA के नर्सिंग केयर प्लान के बारे में हमें बताना है कि नर्सिंग केयर प्लान के अंदर कितने डायग्नोसिस। अब बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर किसी भी नर्सिंग केयर प्लान के अंदर कितने डायग्नोसिस लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप डायग्नोसिस मेंशन कीजिए, जिसमें अराउंड कम से कम नहीं तो 4 डायग्नोसिस आपको लिखना मैंडेटरी है, और 5 डायग्नोसिस भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है हेड इंजरी के ऊपर, कि हेड इंजरी क्या होती है। हेड इंजरी से क्वेश्चन नहीं बनाए, पहली बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी हेड इंजरी से एक बार भी क्वेश्चन नहीं बनाए, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप करना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। डिस्कस अबाउट द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ हेड इंजरी, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और डायग्नोस्टिक मेजर्स। जो हेड इंजरी के डायग्नोस्टिक मेजर्स हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में एग्ज़ाम दृष्टि से। और बात करें अगर हेड इंजरी के बारे में, हेड इंजरी का इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी को वो वेरी शॉर्ट नोट के अंदर दे सकता है। एंड देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी और हेड इंजरी को वो
शॉर्ट नोट के अंदर तो दे ही दे सकता है, क्योंकि हेड इंजरी का क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी बन सकता है। अब मैं बात करता हूँ इसके बी पॉइंट के बारे में, तो वही मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द हेड इंजरी एंड प्रिपेयर द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द हेड इंजरी, ये इसका सी पॉइंट है। तो हमने सी पॉइंट के बारे में इसमें बात की। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि अपने आप में ENT डिसऑर्डर, जो ENT डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 बेसिस है। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपने 12th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफाइन ग्लूकोमा एंड टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। अगर ग्लूकोमा के ऊपर बात की जाए तो ग्लूकोमा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लूकोमा रेटिनल डिटैचमेंट एंड कैटरेक्ट से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर ग्लूकोमा पर नहीं बना तो कैटरेक्ट पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट और साइनोसाइटिस, ENT डिसऑर्डर के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं आप प्लीज़ एक बार देख कर ज़रूर जाइएगा। अगर आप एक बार देकर जाओगे और नहीं भी आ रहा होगा तो आप अपने आप से कर दोगे, इतना विश्वास रख के जाइएगा। एक्सप्लेन द प्री एंड इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द ग्लूकोमा एंड टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, ये तीनों पॉइंट इसके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेसिस के ऊपर आते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है एक्सप्लेन अबाउट द शॉर्ट नोट्स एनी 4। मतलब 4 पॉइंट आपको जितने भी एग्जामिनर अपने हिसाब से देगा वो आपको करने होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे मेनिंजस डिजीज़ के बारे में, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के अंदर, कि मेनिंजस डिजीज़ क्या होती है, इसके बारे में लॉन्ग में लिखिए, जो मतलब शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखिए। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर आप जानते हैं कि जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसके आधे पेजेस हमने इसके अंदर फिल करने होते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया था, जिसको बोलते हैं हम रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट से शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सेकंड हम बात करते हैं हमारे रूमेटिक फीवर के बारे में। रूमेटिक फीवर अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और टॉपिक भी है, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, क्योंकि रूमेटिक फीवर के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है। उसके टाइप्स के बारे में पूछ सकता है आपसे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी रूमेटिक फीवर का क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है कि रूमेटिक फीवर से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस जो नोज से ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं हमें एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस से भी नर्सिंग मैनेजमेंट हमें लिखना पड़ सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो आप समझ लिए, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आया है तो असेसमेंट, डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट तो हमें लिखना ही लिखना है एपिटैक्सिस का। अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आता है डिफाइन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड इट्स मैनेजमेंट। मतलब जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इसका, नर्सिंग एंड इसके अंदर तो मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग तीनों मैनेजमेंट हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बन सकता है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल इसकी करिएगा ही मत कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ये बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन हमारे एफ के बारे में, एफ पॉइंट के बारे में, जिसको बोलते हैं हम डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI के बारे में। UTI से भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और बाकी मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ये होती है कि शॉर्ट नोट्स के अंदर UTI से क्वेश्चन बनता है। अगला हम बात करें अगर हमारे शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ICU से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ICU को भी पढ़कर आप जाइएगा, क्योंकि ICU से एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेगा। एग्जामिनर का तो भाई बेसिस है कि वो अपने आप में ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन ही प्रमोट करता है कि जिससे जो बच्चे स्किप कर देते हैं कि इससे क्वेश्चन कभी नहीं आया है तो अब भी नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी बच्चों की होती है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आया है। अब जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए मेनिंजस डिजीज़ की हमने बात करी, मेनिंजस डिजीज़ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बच्चों के क्या है, एक हाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर वो ये होती है कि सर मेनिंजस डिजीज़ और एक नाम और होता है मेनिंजस डिजीज़, दोनों अलग अलग नेम होते हैं। अब इनमें से पहचानना क्या है, जस्ट वर्डिंग का फ़र्क होता है कि वर्डिंग के हिसाब से आपको क्लियर करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन दे किसके ऊपर रखा है। रेटिनल डिटैचमेंट से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ग्लूकोमा से अगर शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन नहीं देगा, अगर लॉन्ग के अंदर कोई भी क्वेश्चन ENT डिसऑर्डर से आता है तो आप समझ लीजिएगा कि रेटिनल डिटैचमेंट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो का आता है मैनेजमेंट ऑफ द एड्स। अब एड्स की तो क्या है कि हमने पहले पिछले वीडियो के अंदर जो देखा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एड्स से तो क्वेश्चन बनता है कि लाइफ साइकिल ऑफ द एड्स क्या है। इसके अंदर हमें शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एड्स के ऊपर पूरा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एड्स की हम वो क्या साइकिल्स बता देते हैं हम इसमें कि इसकी लाइफ साइकिल्स क्या क्या हैं। इसके अंदर विंडो पीरियड है और भी जो इसके पीरियड्स आते हैं उन सब के बारे में हमें एड्स में बताना पड़ता है। तो एड्स के बारे में बड़ा क्वेश्चन बनना सहज ही है कि बड़ा क्वेश्चन इससे बन ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले पॉइंट के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि शॉर्ट नोट के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी अपने आप में एक बड़ा, क्योंकि ये चाइल्डहुड के अंदर वैसे तो इसके अंदर पीडियाट्रिक के अंदर का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्वेश्चन पीडियाट्रिक के अंदर बनता है, पर फिर भी क्या है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एज अ कॉमन हो गया है, तो सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर भी ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं बात करता हूँ हमारे इसके विलियम्स ट्यूमर की। विलियम्स ट्यूमर से भी क्वेश्चन बन सकता है, विलियम्स ट्यूमर से क्वेश्चन आया है, और ब्रेस्ट कैंसर से भी क्वेश्चन आया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से भी क्वेश्चन बना है, क्योंकि बहुत बार मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इससे बना है कि ब्रेस्ट कैंसर से क्वेश्चन। ब्रेस्ट कैंसर तो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की फेजेज़ आ गई कि इसकी जो कितनी फेजेज़ होती हैं, 0 फेज़, 1 फेज़, 2nd फेज़, 3rd फेज़, 4th फेज़, इनके अंदर होता क्या क्या है, इसके बारे में भी आपको एलोबरेट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से कह जैसा क्वेश्चन वो बना सकता है। एग्जामिनर का सबसे पहला फेस ऑफ पॉइंट होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिन्हें बच्चे स्किप करके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार ब्रेस्ट कैंसर से पहले क्वेश्चन नहीं बनाया तो इस बार भी क्या ही बनेगा, मगर ये उनकी गलतफहमी होती है कि ब्रेस्ट कैंसर से हमेशा क्वेश्चन आता है। अगला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से क्वेश्चन बना है, कीमोथेरेपी से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। अब लिवर सिरोसिस का क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो लिवर सिरोसिस के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेल्योर और लिवर सिरोसिस ये दो ऐसे अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनने की सबसे बड़ी संभावना होती है। सबसे पहली बात तो क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके सीनियर के पिछले बार एक बार क्वेश्चन आया था क्रोनिक रीनल फेल्योर पर, जिसको मॉडिफाई नेम करके दिया था, इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने वो 16 नंबर का क्वेश्चन स्किप करके आए थे, और वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। बहुत सारे बच्चे तो समझ गए थे, मगर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, उसको स्किप कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि कोई आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया है। अब मैं बात करता हूँ अगले हमारे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है डिफाइन द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के बारे में हमें इसमें डिफाइन करना है। अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले पॉइंट ट्राइज के बारे में। ट्राइज से भी क्वेश्चन बन सकता है। ट्राइज से क्या होता है कि ट्राइज के बारे में हमें वेरी शॉर्ट नोट के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हमें शॉर्ट नोट के अंदर भी ट्राइज का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये तो लाजमी है। अब मैं बात करता हूँ हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट ए वेरी शॉर्ट नोट आंसर, कि वेरी शॉर्ट नोट के अंदर हमें इसके अंदर देना है। अब हमें बात करना है डिफाइन द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को डिफाइन करना है, वेरी शॉर्ट नोट है, आप सीधे से जानते हो। डिफाइन इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द कॉजेशन, कॉजेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज़ क्वेश्चन। आप बात करते हैं व्हाट इज़ पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पीडियाट्रिक के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ये साइकेट्रिक के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। ये पैलेटिव केयर और जो हॉस्पाइस केयर जो नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आपने पढ़ी हो वहाँ वो इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर ये पैलेटिव केयर इंपॉर्टेंट है। पैलेटिव केयर ये लगा लीजिए आप कि पैलेटिव केयर, बर्न हुआ, ये कुछ ऐसे सेलेक्टिव पॉइंट हैं कि ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और आगे भी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। इनका सीधा सा फंडा यही है कि पैलेटिव केयर तो आपको पढ़कर जानी है, पैलेटिव केयर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट इज़ एजिंग प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस के बारे में आपको इसमें बताना है। सीजर्स के बारे में क्वेश्चन आया है, क्योंकि सीजर्स से भी एक शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। वेरी शॉर्ट नोट के अंदर यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया है बिकॉज क्योंकि सीजर्स की डेफिनेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी और सीजर्स के टाइप्स लिख देना बस, इसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, क्योंकि सीजर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसको शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड ऑन करना चाहिए था, बट मैंने फिर भी इसको वेरी शॉर्ट नोट के अंदर ऐड ऑन किया है।
उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि सीजर से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि डिफाइन सीजर, बस उसके अंदर फिर आपको सीजर की डेफिनेशन लिखनी होती है और उसका एक पॉइंट होता है कि वो लिखना आपको ज़रूर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सीजर्स पढ़ोगे तब वो उस पॉइंट को आप ज़रूर मेंशन करके आना, वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा उसके अंदर जब आप सीजर्स पढ़ोगे। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट नोट के अंदर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ से क्वेश्चन बहुत सारे मतलब पॉइंट के अंदर बन सकता है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से फैलती हैं और क्या क्या इनका रीज़न होता है। बहुत सारे इसमें सेलेक्टिव चीज़ें हैं कि जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ से क्वेश्चन बन सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी पर्टिकुलर नाम से ही चीज़ों को स्पष्ट किया जा सके, नहीं इसका क्वेश्चन तो इससे ही बनेगा ये कन्फर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी कहीं का भी उठाकर एग्जामिनर दे सकता है, क्योंकि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर क्या होता है कि एक तो सबसे पहले इसके अंदर डिसऑर्डर बहुत सारे आते हैं, क्योंकि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड पूरी की पूरी डिसऑर्डरों से भरी हुई है, सबसे पहली बात तो ये। और देन मैं सेकंड बात अगर इसकी करूं तो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सबसे बड़ा फंडा एक है कि अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर सिर्फ आपको डिसऑर्डर पढ़ने आने चाहिए। आप अगर अच्छे से डिसऑर्डर्स को पढ़ के जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर उसकी डेफिनेशन भी अगर पढ़कर जाते हो ना, किसी भी डिसऑर्डर की आप डेफिनेशन पढ़कर जाते हो तो गारंटेड आप उसके डिसऑर्डर को, उसके पैथोफिजियोलॉजी हैं, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं। और पैथोफिजियोलॉजी का सबसे बड़ा फंडा होता है कि आप इटियोलॉजिकल फैक्टर याद करो कि उसके रिस्क फैक्टर, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या थे, क्योंकि रिस्क फैक्टर आपको पता है, अगर किसी भी चीज़ के रिस्क फैक्टर आपको पता है तो आप गारंटेड श्योर उसके पैथोफिजियोलॉजी बना दोगे। पैथोफिजियोलॉजी के लिए अंदर बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सर हम पैथोफिजियोलॉजी छोड़कर आ गए, क्यों छोड़कर आ गए, उसका रीज़न होता है क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी बहुत बड़ी होती है इसकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनर हमेशा बच्चे की स्किल्स देखता है कि उसने अपनी एजुकेशन के अंदर कितनी स्किल्स लगाई हैं और बच्चा उस स्किल्स को कैसे यूज़ कर रहा है अपने एग्ज़ाम के दौरान। बस एग्जामिनर उसी चीज़ को देखता है और उसी के बेसिस पे आपको नंबरिंग करता है आपके पेपर में। बच्चे क्या करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी सोचते हैं कि हमें तो पैथोफिजियोलॉजी आती नहीं है, हमने तो कभी बनाई ही नहीं पैथोफिजियोलॉजी, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको रिस्क फैक्टर पता है तो आप 100% गारंटेड श्योर है कि आप आपकी पैथोफिजियोलॉजी आसानी से बना सकोगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है पैथोफिजियोलॉजी बनाना। पैथोफिजियोलॉजी अपने आप में एक बहुत सिंपल सीधा सा फंडा हो जाता है कि पैथोफिजियोलॉजी आप इस कंडीशन में बना सकते हो कि अगर आपको आपका रिस्क फैक्टर पता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा पार्टिकल या कौन सा आउटर एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करने पर आपको क्या हार्म करेगा, उस हार्म करने से आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी और उस रिस्पॉन्स के हिसाब से आपको वो डिजीज़ कंडीशन पैदा होगी, तब जाकर आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी आराम से बना सकते हो। ये एक बहुत जनरल मेथड होता है किसी भी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी बनाने का। मैंने आज तक कभी पैथोफिजियोलॉजी याद नहीं करी, मैंने हमेशा उसके रिस्क फैक्टर याद करे हैं। ये वही रीज़न है कि मैं हमेशा एग्ज़ाम के अंदर पैथोफिजियोलॉजी बना कर आया हूँ। और खुद से बनाने कर आने का पैथोफिजियोलॉजी बना, अगर खुद से आप पैथोफिजियोलॉजी बनाते हो तो आपको वो इतनी ईजी पड़ेगी जिसकी कोई हद नहीं, और एग्जामिनर उसमें पूरे की पूरे नंबर देता है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। अगर आप हर चीज़ को एक माइंड स्किल से याद करके जाओगे तो आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एग्जामिनर एक ही चीज़ देखता है बस, बच्चे की माइंड स्किल, कि उस बच्चे ने अपनी माइंड स्किल कितनी लगाई है उस पेपर के अंदर। क्योंकि लिखते तो सभी हैं मगर टॉपर कौन बनते हैं, टॉपर वही बनते हैं जो अपना पूरा की पूरा एफर्ट उस पेपर के अंदर देते हैं, क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो बच्चे अपना पूरा एफर्ट इस तरीके से लगाते हैं उस पेपर में कि एग्जामिनर को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बस उन बच्चों के लिखी हुई डेफिनेशन, इंट्रो या उनका जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी क्वेश्चन का, वो पढ़कर उनको नंबरिंग कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि नेक्स्ट पेज पर भी जिस बच्चे ने इसमें लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा होगा। ये मेरी खुद की सोच है और मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने भी बहुत बार नर्सिंग की कॉपियाँ हमारे टीचर्स चेक करते हैं, तो मैंने देखा है हमारे टीचर्स भी बस बच्चे की माइंड स्किल देखते हैं कि उनकी माइंड स्किल के तौर पे उनको नंबर दिए जाते हैं कि उस बच्चे ने कितना एफर्ट डाला है उस पेपर के अंदर। कंटेंट तो मैटर करता ही है, कंटेंट अगर आप नहीं लिखोगे, कोई बच्चे सोचते हैं कि नहीं थ्योरी लिख कर आओ, पूरी की पूरी थ्योरी लिख कर आओ उस पेपर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के अंदर, जिसमें आता है डिफाइन द मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस को हमको डिफ़ाइन करना है। अगला पॉइंट आता है हमारा इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी को हमें डिफ़ाइन करना है। वेरी शॉर्ट,
टॉन्सिलाइटिस का क्वेश्चन बनता है, टॉन्सिलाइटिस को हमें डिफाइन करना है। मेनिंजाइटिस से भी क्वेश्चन बना है, लॉन्ग में मेनिंजाइटिस से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लासीफाई ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ल्यूकेमिया से बहुत बार क्वेश्चन बना है। कैटरेक्ट मैंने आपको बता ही दिया था, कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैटरेक्ट से भी हमेशा क्वेश्चन बना है। एंड अब मैं बात करूँ फेजेज़ ऑफ बर्न का, क्योंकि बर्न की फेजेज़ हैं चार, जो 3-4 फेजेज़ हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन बना है वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर। और लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बना है कि लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो ये तो एक लाजमी है। अब आती है ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी के ऊपर भी क्वेश्चन बना है, क्योंकि ब्रेन इंजरी के ऊपर क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि ब्रेन इंजरी के टाइप्स आ सकते हैं, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हेड इंजरी है, हेड इंजरी के ऊपर भी मैंने आपको बताया था, तो हेड इंजरी के ऊपर भी टाइप्स आ सकते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन के बारे में, जो PYQ आंसर्स हैं। मैंने कुछ सेलेक्टिव PYQ ही लिए हैं, ज़्यादा मैंने PYQ इसमें ऐड ऑन नहीं किए हैं पर मैंने कुछ सेलेक्टिव PYQ हैं, बस वही लिए हैं, उन्हीं के हिसाब से मैंने इन PYQ को रेडी किया है। सबसे पहला PYQ मैं पढ़ता हूँ, हाइपोफंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इज़ कॉल्ड क्रिटिनिज्म एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इज़ कॉल्ड मिक्सिडोमा, है ना, ग्रेव्स डिजीज़, एक्सोपैथेल्मिक गोइटर और एंडेमिक क्रिटिनिज्म। आपको इन चारों में से एक सेलेक्ट करना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप राइट आंसर टिक कर दोगे। मैंने आंसर नहीं बताया, कुछ के ही मैंने आंसर नोट डाउन किए हैं, बाकी के मैंने आंसर नोट डाउन नहीं किए, तो आप अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कीजिएगा और राइट टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन में अगर बात करूँ तो अब देखिए कि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा लॉन्ग इसीलिए लिया है क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अब ये कह क्या रहा है उसको देखिए कि हाइपोफंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, हाइपोफंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इज़ कॉल्ड क्रिटिनिज्म एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इज़ कॉल्ड। मतलब कि हाइपोफंक्शन हो रहा है किसका, थायराइड ग्लैंड का, कब, बच्चे में, चाइल्डहुड में, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, अब उसको क्या बोलेंगे, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है उसको फिर हम क्या बोलेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में अगर मैं बात करें तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर इन यूटेरस डायग्नोज्ड विद द हिस्टीरियोस्कोपी इज कॉल्ड यूटेराइन प्रोलैप्स, लियोमायोमास, यूटेराइन फाइब्रॉइड एंड यूटेराइन एडिनोसिस। तो इसको आप अपने हिसाब से टिक कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा ये फ़ोटो के अंदर थोड़ा ब्लर्ड हो गया है, तो मैं आपको बाकी तो नोट सेंड ही कर ही दूंगा इसके क्वेश्चंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सीरियस कंडीशन विच वीकनेस ऑफ अर्ली इम्यून सिस्टम, बॉडी इम्यून सिस्टम लीविंग अनेबल टू फाइट ऑफ इलनेस। इसका आपको खुद ज्ञान लगाइए कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पिस। विच, हाँ, तो आपने आंसर देख लिया होगा, एड्स है। वैसे मगर आप इसमें खुद दिमाग लगाइए कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है एक सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर वीकनेस है बॉडी के अंदर और इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, अनेबल हो गया है किसमें, फाइट, लड़ने के अंदर इलनेस से। तो सीधी सी बात है किसके अंदर होता है, एड्स के अंदर होता है, क्योंकि उसमें टी हेल्पर सेल की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सीधी सी बात है। अब मैं बात करता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन सेंटेंस इज़ ट्रू फॉर मेमेलरी ग्लैंड। मेमेलरी जो ग्लैंड होती है उनके लिए कौन सा सेंटेंस ट्रू होगा वो आप इसमें बताइएगा। सबसे पहला है इट सिंथेसाइज सीक्रेटरी एंड एजेकुलेटरी मिल्क ऑफ नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। एंड सेकंड में बात करूँ तो पासेज वे ऑफ द चाइल्ड बर्थ। एंड सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो सिंथेसाइज द ओवा। एंड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो प्रोटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर इनटू द विजाइना, कि ये प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसके अंदर, विजाइना के अंदर एंटर होने से। सेकंड में बात करें इसके अंदर सिंथेसाइज द ओवा, ओवा को सिंथेसाइज करता है। पासेज द वे ऑफ
चाइल्ड बर्थ। तो आप सीधी सी बात समझिए कि मैमेलरी ग्लैंड होता किसका है, कि मैमेलरी ग्लैंड जो होती है मॉडिफाइड है क्या है, ये आप अपने हिसाब से चेकआउट करके फिर आंसर दीजिएगा इसका। अब मैं बात करता हूँ हमारे सबसे पहले इंक्रीज ए नंबर ऑफ सेल ड्यू टू द इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड। सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इंक्रीज ए नंबर ऑफ सेल, कि जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ सेल कब इंक्रीज होते हैं? कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीज़न इंक्रीज हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो सीधी सी बात, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, है ना। और ये 4-5 जो प्लेजिया वर्ड है, प्लेजिया का मतलब होता है सेल डिवीज़न, मतलब सेल डिवाइड हो रही है, कि सेल के नंबर कब बढ़ रहे हैं? कि तब जाके जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीज़न बढ़ रहा है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि सेल्स के नंबर तभी बढ़ रहे हैं कि जब उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीज़न बढ़ रहा है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि वो क्या है, वो है हाइपरप्लेजिया। क्योंकि एट्रोफी नहीं होती। एट्रोफी में क्या होता है कि सेल साइज़ बढ़ता है, सेल साइज़ बढ़ेगा, सेल का अगर साइज़ बढ़ेगा तो ट्रॉफी है। ट्रॉफी क्या होती है? साइज़ में बड़ी होती है। मैं आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ याद करने का। ट्रॉफी का मतलब होता है साइज़ में बड़ा होना, और प्लेजिया का मतलब होता है प्लेजिया, एजिया। एजिया का मतलब हो गया कि वो सेल में बढ़ रहा है, मतलब डिवाइड होके बढ़ रहा है, तो उसको मतलब हो गया एजिया। इसका मतलब इससे आप याद कर सकते हो कि हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया नंबर ऑफ सेल बढ़े, उसकी किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीज़न की वजह से। तो इसमें क्या आया? हाइपरप्लेजिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टिव हैं, जो आपको ज़रूर देखकर जाने हैं। बाकी आप वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा पेपर में, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चंस गैस वाले नहीं होते, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और प्लीज़ कैटरैक्ट, रेटिनल डिटैचमेंट, ब्रेस्ट कैंसर, हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी, ओटाइटिस मीडिया, ग्लूकोमा, मेनिंजस डिजीज़, साइनोसाइटिस, देन रूमेटिक फीवर, ब्लेम्स ट्यूमर, सर्वाइकल कैंसर, ये कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इनको पढ़कर जाइएगा। अभी नाइट में भी अगर एक बार आप रिवीजन करोगे पूरी एमएसएन का इस वीडियो के माध्यम से भी, तो आपको पूरी एमएसएन रिवाइज हो जाएगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और जितने भी बच्चे जो कल पेपर देने जाएंगे, रिलैक्स होकर बिल्कुल कामली पेपर करना, जिससे आपको पेपर के अंदर आपका बेनिफिट नज़र आए और आपने जो मेहनत करी है उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। अगर आप थोड़ा भी हिचकिचाए या कुछ करें तो सारी चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा यही होता है कि वो थोड़ा सा भी हिचकिचाहट करते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइज़, अच्छे से पेपर करिएगा ताकि आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आए इसका। और दूसरी बात, सबसे पहले पेपर आने के पहले सबसे पहले आप पेपर पढ़िएगा, उसके बाद आप पेपर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि एक साथ आप पढ़ते ही पेपर स्टार्ट करते हो, उसमें क्या होता है कि जल्दीबाजी में आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हो और उसमें आप पीछे छूट जाते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।